चलो फिर वफा के घरौंदे बनाएं, भले ही हवाएं हमें आजमाएं। बहुत खूबसूरत है सांसों की बस्ती, चरागे मोहब्बत चलो हम जलाएं। न सरहद किसी की, न दूरी किसी से, गुलों की तरह हर सु खुशबू लौटाएं। अगर बेबसी से निकलना है बाहर, अगर बेबसी से निकलना है बाहर, तो हिम्मत भरे गीत लब पर सजाएं। जुनून मोहब्बत बला तो नहीं है, जुनून मोहब्बत बला तो नहीं है। चलो आशिकों को सदाएं लगाएं। सुकून फिर मिलेगा जरा खिल के देखो, सुकून फिर मिलेगा जरा खिल के देखो। कमल की तरह हम सदा मुस्कुराएं। नमस्कार। नमस्कार। तो क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी के इस टॉक शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में एक सूफी शायर कमल राजपूत जी हैं और उनके कविताओं पर, उनकी गजलों पर बातचीत करने के लिए हमारे पास में प्रतीक पलोड जी हैं। प्रतीक पलोड एक बहुत अच्छे क्रिएटिव सोच के व्यक्ति हैं और बहुत गूढ़ होकर के किसी साहित्य को पढ़ते हैं। और अगर मैं कमल जी की बात कहूं तो कमल जी वो सूफी सोच के व्यक्तित्व हैं जो एक सकारात्मक सोच को हमेशा अपनी पोएट्री में साथ लेकर के चलते हैं। और आपका अगर मैं परिचय कराऊं तो बहुत सारे एल्बम आपके आए हुए हैं। एक बहुत ही सफल गायिका है, सूफी गायिका खनक जोशी, उन्होंने इनके एल्बम को गाया है। यहाँ के एक और बहुत प्रसिद्ध गायक हैं कर्नाटका के, उन्होंने भी इनके एक एल्बम को गाया है और उसमें बहुत सफल गजलें आपकी हैं। और आपकी एक गजलों पर एक किताब बहुत जल्दी हमारे बीच में आने वाली है। तो आज हमारे बीच में कमल जी उपस्थित हैं और आप देख रहे हैं इनके पीछे एक बहुत शानदार फूल दिखाई दे रहा है कमल जी के पीछे। तो मैं आपको बहुत बहुत जो है ये बधाई देता हूँ कि आप कमल हैं और फूल के साथ में हाजिर हुए हैं। और इधर हमारे पास में प्रतीक जी हैं। तो प्रतीक पीछे जल लेकर के उपस्थित हुए हैं, एक फूल लेकर के उपस्थित हुए हैं। ये बहुत सारे प्रतीक हैं जो हमारे साथ में लेकर के उपस्थित हुए हैं प्रतीक जी। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग इस पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर इन दो व्यक्तित्व को आमंत्रित किया है। और हमारा प्रयोजन भी ये है कि हम एक तरफ जो रचनाकार है, जो क्रिएटर है उसको, और एक तरफ जिसके लिए क्रिएट किया गया है उसको, हम इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, एक सेतु का काम करते हैं। तो मैं सबसे पहले कमल जी से बात करना चाहूंगा और प्रतीक जी आप मेरी बात को इस संदर्भ में लेंगे कि उसके बाद में जब आप बात करेंगे तो आपको उस बात की भावभूमि मिल जाएगी और आपको एक बेस मिल जाएगा। जी जी कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप जब क्रिएशन करते हैं, आपकी जो खास तौर से गजल हमारे बीच में आई है उस गजल पर आपका बैकग्राउंड तो बहुत ही प्यारा बना है। हाँ, रियली क्लास। बहुत धन्यवाद, आपने इस बैकग्राउंड का जो है तारीफ की। और हमारा जो काम है वो ये है कि हम लोग हर फील्ड के व्यक्तित्व को, और कमल जी की तो खूबी ये है कि ये संगीत से भी उतने ही जुड़े हुए हैं जितने साहित्य से जुड़े हुए हैं, और जितना साहित्य और संगीत से जुड़े हुए हैं उतना दर्शन से जुड़े हुए हैं। आपकी हर रचना में एक दर्शन निकल करके आता है। और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग आपस में बातचीत शुरू करें। और सबसे पहले मैं प्रतीक जी से निवेदन करता हूं कि अगर आपने हाँ कमल जी, आपने जो जिस रचना को हमारे पास में शेयर किया है, आप उस रचना को एक बार हम लोगों को सुनाएं ताकि कमल जी इस वक्त लगता है कि वो हमसे जरा इस समय डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ी देर में हमारे बीच में वापस आएंगे। तब तक प्रतीक जी से मैं बातचीत करता हूँ। और प्रतीक जी, आपका जो साहित्य को पढ़ने की एक दृष्टि है, आपको साहित्य को समझने की एक दृष्टि है,
और आपके साथ में विशेषता ये है कि आप यूथ को बिलोंग करते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि युवा साहित्य के बारे में क्या सोचता है, ये भी हमें आपसे समझने और सुनने का मौका मिलेगा। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप युवा साहित्यकार या युवा रचनाकार या यूथ लिटरेचर को किस रूप में लेता है? जी, मैं पिछले 5 वर्षों से, जब से मैं बेंगलोर में आया हूँ, तब से मैं साहित्य के प्रति अधिक सक्रिय हुआ हूँ और आप भी सब वरिष्ठ लोगों का सानिध्य है जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। और उसके बाद में फिर मैं देख पाया कि साहित्य की दुनिया बहुत बड़ी है। कवियों, शायरों, कथाकारों, गजलकारों, नाटककारों की संख्या और उनकी रुचियां बहुत बड़ी हैं। और सोशल मीडिया की अगर बात की जाए, तो अगर आप अपने ही किसी रचना के हैशटैग को फॉलो करें तो आपको इतनी रचनाएं उस हैशटैग पर लिखी मिल जाएंगी कि आप शायद उन्हें पूरे पूरे हफ्ते तक पढ़ के पूरा भी ना कर पाए। और लोग नित्य लिख रहे हैं, बिल्कुल रोज लिख रहे हैं। लेकिन आपने जो बात कही युवा साहित्यकार और जो वो बात कही, मैं तो ये चाहता हूँ कि यूथ जो है वो यूथ लिटरेचर को किस रूप में लेता है। मतलब वो तो लिटरेचर को पढ़ते वक्त क्या सोचता है, उसका सोच क्या है, वो कैसा लिटरेचर पढ़ना चाहता है, इन सब बातों के बारे में मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा बताएं ताकि हमें ये पता लगे कि आज का यूथ किस लिटरेचर की तरफ जाना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है। आज के यूथ की रुचि जितनी कि मैं पढ़ पाया हूं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से, आज के यूथ की रुचि दो तरह है। अगर गीत है तो वो श्रृंगार के गीत हैं या फिर बहुत ही ओज वाले गीत हैं। और अगर कविताएं हैं तो कविताएं, आज का जो यूथ है वो पारंपरिक कविताओं को इतना रिलेट नहीं कर पाता है। उसको ये दोहा, ये छंद, ये उसको समझ नहीं आते हैं। वो मुक्त रचनाएं पसंद करता है और ऐसी रचनाएं बहुत पसंद करता है जिनमें आम भाषा के शब्दों का प्रयोग हो। मतलब जिसमें उच्छृंखलता जैसे शब्दों का प्रयोग ना हो। तो ये आज का जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, उनका, और वो बहुत कुछ लिखना चाहते हैं, वो स्वयं लिखना और पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। मैं मानता हूं कि ये एक अजीब सी भ्रांति है कि लिखने पढ़ने का युग चला गया। लोगों की लिखने में, पढ़ने में बहुत रुचि है, लेकिन हाँ, उसकी धारा बदल गई है। और आजकल जहां तक यूथ की बात है, युवा की बात है, सबसे अधिक चर्चित, सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला साहित्य वही है जो धारा को चुनौती दे। आपकी बात सही है और मैं कविता पर भी बात करूंगा आपसे, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि जैसे कथा साहित्य है और आपने तो पॉजिटिविटी पर भी, आपकी भी बहुत सारी किताबें आई है, मैंने भी पढ़ा है उन्हें और उस पर बातचीत भी हुई है। तो मैं ये चाहता हूं कि जैसे आपने पॉजिटिविटी पर लेकर के एक बार कहा था कि ये बी पॉजिटिव, और आपके मेरे को किताब का शीर्षक भी दिया है, आपने बी करके ऊपर प्लस करके और फिर पॉजिटिव लिखा था उसका शीर्षक। तो जैसे ब्लड ग्रुप का साइन लिखा जाता है। जैसे ब्लड ग्रुप का साइन लिखा जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो शीर्षक का तरीका। तो यही यूथनेस है। मैं इसी को युवापन मानता हूं कि जो नया कुछ सोचता रहे। तो इसी तरीके की सोच के, और लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि हमारी जो बुजुर्ग पीढ़ी है वो हमारे यूथ से कटे नहीं, हमारे यूथ से जुड़ा रहे। इसलिए हमने पहला जो आज का जो कार्यक्रम रखा उसमें एक तरफ मैंने लगभग 75 वर्षीय वरिष्ठ साहित्यकार कमल जी को आमंत्रित किया और दूसरी तरफ आपको। तो आपने उनकी वो गजल पढ़ी है। तो मैं कहीं बीच में झूल रहा हूँ, मेरे आधे बाल सफेद हो गए, आधे काले रह गए। लेकिन आपकी गिनती अभी आती यूथ में ही है। जी। तो मैं ये सोचता हूँ कि आपने जो उनकी जो गजल पढ़ी, उस गजल के रेफरेंस में आप क्या कहना चाहेंगे कि एक पाठक की दृष्टि से आप उस गजल पर क्या कहना चाहेंगे? तो एक तो बहुत सारी बातें इसमें निकल कर आती हैं। कमल जी, जो कि जैसा कि आपने बताया कि दो बातें प्रधान रहती हैं उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में, गजलों में। एक तो होती है दार्शनिकता, दूसरी होती है सकारात्मकता। तो यहाँ पर मैं अगर
पंक्ति दर पंक्ति देखूं तो वो कहते हैं कि चलो फिर वफा के घरौंदे बनाएं, भले ही हवाएं हमें आजमाएं। तो यहाँ पर दो बातें उन्होंने कह दी कि एक तो हवाएं आजमाएं, यानी कि माहौल जो है, वातावरण जो है, जमाना जो है, वो कहीं इसके उल्टा चल रहा है। किसके उल्टा चल रहा है? वफा के, प्यार के। तो वो कहते हैं कि जमाना चाहे उल्टा चल रहा हो, लेकिन कोशिश करें हम वफा के घरौंदे बनाएं। हाँ। अब घरौंदा तो वही होता है जहां पर प्रेम होता है, समर्पण होता है, त्याग होता है, परस्पर विश्वास होता है। तो इतनी सी पंक्ति में उन्होंने ये इतनी सारी बातें सामने रखी हैं। हाँ। फिर वो कहते हैं बहुत खूबसूरत है सांसों की बस्ती, हाँ। चरागे मोहब्बत चलो हम जलाएं। हाँ। तो सांसों की बस्ती, अब देखिए इंसान की जो हम चाहे एवोल्यूशन की बात करें, चाहे सनातन में जो सनातन में तो एवोल्यूशन की बात नहीं होती, सनातन में तो बहुत पहले से हम बहुत उन्नत रहे हैं। तो लेकिन ये जो चराग है, जो अग्नि है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिना अग्नि के, बिना ऊष्मा के, बिना ऊर्जा के जीवन चल नहीं सकता। हाँ। तो हर बस्ती को इस चराग की, इस ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और ये ऊष्मा है मोहब्बत, ये ऊष्मा है प्रेम। हाँ। और आपने इनकी जो है गजल का अगर मौजू पढ़ा हो, हर बार ये एक विपरीत बात करते हैं। एक तरफ कहते हैं चलो फिर वफा के घरौंदे बनाएं, भले ही हवाएं हमें आजमाएं। हवा चाहे हमें आजमाएं, लेकिन हाँ। फिर भी हम जो है घरौंदा बनाएं। और बनाएंगे। खूबसूरत है सांसों की बस्ती, चरागे मोहब्बत चलो हम जलाएं। अब देखिए आप, सांसों की बस्ती है, सांसों की बस्ती में हवा रहेगी, तो हवा में चराग के बुझने की संभावनाएं हैं। लेकिन ऐसी संभावनाओं में भी ये तलाश लेते हैं कि हमें जो है इस तरीके से हर शेर में उस चराग को संरक्षण देते हुए जीवित रखना है हवा के साथ। हर बार ये जो बात करते हैं उसमें एक सकारात्मकता, एक हाँ। कमल जी आप जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है, स्वागत है आपका। और प्रतीक जी आपकी गजल पर बातचीत कर रहे हैं। हाँ, और गजल पर बात करते हुए हमने ये कहा है कि आपका जो पहला ही शेर है, चलो फिर वफा के घरौंदे बनाएं और भले ही हवाएं हमें आजमाएं। तो आप देखिए कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि घरौंदे वफा के बनाएं और हवा उसके विपरीत चल रही है, इसके बावजूद बनाएं। क्योंकि हवा घरौंदों को उजाड़ने की पूरी संभावना है, तिनके को बिखेरने की पूरी संभावनाएं हैं, लेकिन ऐसे में भी आप ये चीज तलाश लेते हैं कि हम जो है घरौंदे बनाना नहीं छोड़ेंगे। प्रतीक जी यही बात आपकी कर रहे थे। मैं प्रतीक जी को आगे इसी शेर पर आगे की गजल पे बात करने के लिए आदरणीय कमल जी यहाँ पर एक तो संबल की बात करते हैं कि भले ही चुनौतियां हैं, हमें मालूम है कि हवा हमारे खिलाफ है, हमारे विपरीत है, लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करेंगे और विश्वास के साथ करेंगे। और कुछ नहीं है, हम तो बस कमल में से हम मधुमक्खियां थोड़ा सा रस लेने की कोशिश कर रही हैं यहाँ पे इस फूल से। तो न सरहद किसी की, न दूरी किसी से। हाँ। अब ये जो वैश्विकता वाली बात कही है, हाँ। चाहे मन में जो सरहदें होती हैं, मन में जो सीमाएं होती हैं, जो दूरियां बना देती हैं लोगों के साथ, या चाहे देश विदेश की सीमाएं हैं। मैं स्वयं एक प्रबल राष्ट्रभक्त हूं, लेकिन हाँ ये बात भी सही है कि ये जो सीमाएं हैं ये कष्ट का कारण है, ये विवाद का, विरोध का कारण है। तो इन्होंने एक बहुत ही बड़ी एक ग्लोबलाइजेशन वाली, एक वैश्वीकरण वाली, एक विश्व कुटुंब वाली बात की है कि न सरहद किसी की, न दूरी किसी से, गुलों की तरह हर सुख खुशबू लुटाएं। हाँ। मतलब फूल कहाँ कब देखता है कि खुशबू कहाँ जा रही है? फूल की तो खुशबू है और वो सभी के लिए मुक्त है और मुफ्त है। न सरहद किसी की, न दूरी किसी की, फूलों की तरह हर सुख खुशबू लुटाएं। जैसे खुशबू जो है वो सीमा पर रुकती नहीं है, कहीं नहीं रुकती। आपको ध्यान हो तो एक शेर मैंने कहा था कि तितली का बुलावा था फकत फूल की खातिर, और खुशबू के हाथ भेज दी मनोहर की चिट्ठी। अब खुशबू के हाथ अगर मनोहर की चिट्ठी भेजेंगे तो आप बताइए ये बात जो है वो खुशबू तो फैल जाएगी। तो वो तितली का बुलावा था फकत फूल की खातिर,
वो वही बात लगभग जो है इनकी कमल जी की इस शेर के अंदर निकल करके आती है। जी, तो जी। बहुत अच्छा शेर बन पड़ा है और आपने बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। हाँ, आगे के शेर पर बात करते हैं प्रतीक जी। जी, तो आगे आप कहते हैं कि अगर बेबसी से निकलना है बाहर, हाँ, तो यहाँ पर एक स्वीकारोक्ति है हाँ, कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी बेबसी है, कोई ना कोई विवशता है। वी ऑल हैव आवर ओन लिमिटेशंस, चैलेंजेस। हाँ, मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप किसी को ये उसके दिमाग में डाल दो कि तुम सुपरमैन हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। नहीं, सबकी बेबसी है। हाँ, तो अगर बेबसी से निकलना है बाहर, तो ये हाँ। स्वीकार करो और उसके बाद उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। तो हिम्मत भरे गीत लब पर सजाएं। अरे क्या बात है। हाँ, तो उसके लिए हिम्मत हिम्मत भरेगी चाहिए, तब। साहस चाहिए। हाँ, बहुत सही बात, उसके लिए बहुत सही बात। उठ के प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, 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 हाँ। लेकिन ये स्वीकारोक्ति पहले जरूरी है। जो जो अभी आप 2 मिनट पहले बात कर रहे थे मेरी किताब बी पॉजिटिव की, तो वो किताब भी हाँ, यही कहती है कि आप ये हाँ, मत सोचो कि सब कुछ संभव है और मैं सब कुछ कर लूंगा और मैं उठ के ये कर दूं वो कर दूं। नहीं, हाँ। आप पहले अपने जीवन को जैसे हो वैसे स्वीकार करना सीखो। परिस्थितियों को, तो लोगों को समझो और स्वीकार करो। तो प्रतीक जी, एक बात तो निकल करके सामने आई। हम तीनों लोग एक बात तो मानते हैं कि जी, जीवन में सकारात्मकता की बड़ी जरूरत है। बहुत बिल्कुल, बहुत। और बिल्कुल अगर सही आप, बात। जैसे आप बी पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, इधर ये हर जी, बार विपरीत परिस्थिति में कोई कोई नई चीज करने का कहते हैं, उस हाँ, परिस्थिति के विपरीत ये धारा बिल्कुल। के विरुद्ध बहना है। अगर आप हाँ, धारा के विरुद्ध बहना जान जाते हैं तो धारा में बहना तो बहुत सरल है। सही बात, धारा बिल्कुल तो के सही बात। धारा आप के धारा के विपरीत। धारा जी, के विपरीत अगर कोई आदमी तैरना जानता है तो तो धारा वो के शायर साथ में सिंह सपूत तैरना, कहलाता है। हाँ, वो साहित्यिक जो है। बहुत 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 आपने आपने बहुत सही बात कही है प्रतीक जी। और जी, बहुत जी, बहुत। हाँ, आगे के शेर पर हम लोग चलते हैं। जी। हाँ, जुनूने मोहब्बत बला तो नहीं है। हाँ, तो अब यहाँ से थोड़ी सी आप ले गए हैं श्रृंगार की तरफ हाँ, कि जुनूने मोहब्बत बला तो नहीं है। हाँ, अब ये जो जुनून है, लव के साथ साथ जो पैशन अटैच्ड होता है, ये हाँ। कोई बला नहीं है, ये मुसीबत नहीं है, ये तो एक रस है। ये 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 तो रस प्रतीक जी, है। आपने बहुत अच्छी बात निकाल करके लेकर आए हैं कि जी, व्यक्तिगत अनुभव से ये कह रहा जो हूँ। जुनून आप सही कह रहे हो कि जुनून मोहब्बत, मतलब मोहब्बत का जो जुनून होता है, जुनून हाँ, किसी भी बात का, चाहे वो हाँ, लेखन का हो, चाहे वो कार्य का हो, चाहे वो किसी विधा के प्रति हो, अगर आप में जी, जुनून है तो थकान नहीं है। जी, हाँ, तो थकान नहीं है। आप देखिए, एक जी, साहित्यकार जो है वो लिखते लिखते नहीं थकता, एक अच्छा पाठक पढ़ते पढ़ते नहीं थकता, नहीं एक थकता। एक अच्छा अभिनेता अभिनय करते करते नहीं थकता। जबकि जिसको इस विधा से अटैचमेंट नहीं है वो थकेगा। तो ये हाँ, जब जुनून पैदा करेंगे तब हम नहीं थकेंगे। तब थकान नहीं होती। तो हाँ। ये जुनून ही तो है जो कमल को गजल लिखने के लिए रात 3:30-4 बजे तक जगाए रखती है। ये बड़ी बात है। और क्या बात। ये अपने नींद न आ पाने का दोष नहीं मढ़ते, न उसका राग हाँ, लापते हैं, न उसका दर्द गाते हैं। ये उसको क्रिएटिविटी में ढालते हैं। ये रात 2 बजे भी अगर गजल इनके जहन में आती है तो जी, ये जी, उस समय ये नहीं कहते मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ ना, रही है। नहीं, नींद को कोसते नहीं है, बल्कि नींद न आने का सदुपयोग करते हैं। हाँ। ये इनकी सकारात्मकता है। आज ही सुबह श्री कृष्णा का जो एपिसोड आ रहा था, उसमें राधा जी उद्धव जी को समझाती हैं कि ये जो प्रेम का कष्ट है, यही हमारा आनंद है। हाँ, हाँ। अब जिसको ये जुनून हो जाए, उसको कोई क्या अपनी बात से टाल पाएगा। वो कहते हैं कि ऊदो को सूदो जो है ना, ऊदो हाँ। को सूदो वो क्यों नहीं किया था, क्योंकि ऊदो तो जो वो था क्यों नहीं किया। वो हाँ, उद्धव को कहते हैं कि ऊंधा व्यक्ति था। उधो। हाँ, हाँ, वो हाँ, उनको प्रेम सही के रास्ते प्रति पे। ये पढ़ाने के लिए आया था कि तुम प्रेम वगैरह मत करो, ये जुनून हटाओ तो और अपने काम से लग जाओ, विरह मत हाँ, करो। तो और जी, उन्होंने जी, उल्टा पाठ पढ़ा दिया, ऊदो को सूदो करके भेजा उन्होंने। हाँ। जो बिल्कुल उद्धव जो थे, उदासीन थे, हाँ, और उस उदासीन के अंदर प्रेम की वो शक्ति भर दी, प्रेम का जुनून भर दिया उन्होंने। हाँ, 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 तो जुनूने मोहब्बत बला तो नहीं है, चलो आशिकों को सदाएं लगाएं। हाँ, ये कह रहे हैं पुकारो, प्रेम हाँ, के लिए पुकारो।
हाँ, उनके लिए सदाएं लगाएं हम लोग, उनके लिए सदा सदा और अच्छा सोचें और उनके लिए दुआ करें। हाँ हाँ, उनको पुकार लगाएं, उनको आवाज भी दें। जी हाँ, जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुकून फिर मिलेगा जरा खिल के देखो। हाँ, ये जो बात यहाँ पर आई कि खिल के देखो। अब जो फूल है, जिसको फूल नहीं, पहले हम उसको कहते हैं कली। हाँ, कली जब खिल के फूल का रूप पाती है, तब उसमें से खुशबू भी आती है, हाँ, तब उसके पास में भंवरे भी आते हैं, तितलियां भी आती हैं, मधुमक्खी भी आती है, पूरा श्रृंगार होता है उसका तब। पूरा श्रृंगार होता है। तो हाँ, फूल बने बिना, खिले बिना तो ये सब प्राप्त होगा नहीं। जब तक अपने अंदर छुपे रहोगे, जब तक इंट्रोवर्ट बने रहोगे, अंतर्मुखी रहोगे, तब तक तो कोई आपके पास नहीं आएगा। फिर चाहे जमाने को दोष दो। जब हाँ, फूल बन जाओगे, जब हाँ, बहिर्मुखी हो जाओगे, तब सारी दुनिया आपके पास आएगी। बहुत खूबसूरत, बहुत उसको खूबसूरत। फिर मिलेगा जरा खिल के देखो, कमल की तरह हम सदा मुस्कुराएं, कमल की तरह हम सदा मुस्कुराएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रतीक जी, क्या आपने बात है, बहुत क्या बहुत बात जो है सही बात और सही मूल्यांकन किया है। और मैं जो है वो कमल जी, जो हमारी बात का जो है अब समापन की तरफ हम लोग जाने वाले हैं, जी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपकी गजल पर हमने जो बातचीत की, आप जो हमसे जुड़े और आपने यही सब सोच करके लिखा कि एक सकारात्मकता फैलाई जाए, तो आप अपना संक्षिप्त में अपनी बात कहें और ताकि हम लोग जो है समापन की तरफ बढ़ें। हाँ, देखिए, एक शायर, एक सेंसिटिव संवेदनशील व्यक्ति जब जब कहीं अपने आसपास जब कोई चीज देखता है जो उसको दिल को लगती है कि हाँ ये ठीक है या ठीक नहीं है, और अगर ठीक नहीं है तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, हाँ, एक वो सकारात्मक दृष्टि उसके दिमाग में आती है। और चूंकि वो खुद उसलिए संवेदनशीलता में भरा पड़ा है, तो जब वो लिखता है तो जब लिखने के बाद में वो ये नहीं सोचता कि वो एक उपदेश दे रहा है। हाँ, वो ये भी नहीं चाहता कि वो किसी को कह रहा है कि भाई तुम ऐसा करो। हाँ, तो उसके अंदर जब हमारे अंतरात्मा की जो आवाज है जब बाहर निकल के आती है, और जब जब प्रतीक को या प्रेम को ये कविता अपनी लगे, तो ऐसा लगता है कि हाँ इस कविता में कुछ जान है। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक शेर मेरे को याद आता है, गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो, नशा बढ़ता है शराब में जो शराबों में मिले। आप अगर दूसरे के दर्द को अपने दर्द में शामिल कर लेते हैं तो दर्द तो बढ़ता है, लेकिन दर्द का समानीकरण हो जाता है, दर्द एक दूसरे का बंट जाता है, दर्द एक साथ में शामिल हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा। कमल जी, आपको तो बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपके गजल पर इतनी अच्छी बात प्रतीक जी ने कही, और प्रतीक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने साहित्य को एक नई दृष्टि दी और इनकी गजल को एक समझने और सोचने के श्रोता के रूप में हमारे सामने अपनी बात कही, एक समीक्षक के रूप में अपनी बात कही। मैं एक उम्र के अंतर को यहाँ पर कम करते हुए और आप दोनों को एक स्तर पर एक पुल पर आकर के खड़े होते हुए बात करते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं क्रिटिक्स एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। हाँ। कि जो आप दोनों ने मिलके जो इस गजल का जो विश्लेषण किया है, या इस गजल के अंतर की आत्मा को जो बाहर निकाल के लाए हैं, मेरे को नहीं लगता कि शायद ये मैं कर पाता। ये मेरा भाग्य, हमारा उद्देश्य भी ये है कि हम श्रोता और राइटर के विचारों को आपस में जोड़ें। आपने बहुत अच्छी बात कही है और यही हमारा उद्देश्य भी है कि हम लोग इसी बात को लेकर के और इस कार्यक्रम को लेकर के उपस्थित हुए। तो मैं क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी की तरफ से आप दोनों का आभार करता हूं, और मैं ये मानता हूं कि हम अगले एपिसोड के अंदर जब मिलेंगे तो किसी नए साहित्यकार और किसी नए समीक्षक के साथ होंगे, किसी नए विचारधारा के साथ होंगे, किसी नई क्रिएटिविटी के फॉर्मेट के साथ में होंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप हमारे साथ शामिल हुए। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी बड़ी मुहिम आपने शुरू की है और इसका जरूर लोगों तक
लोगों तक पहुंचेगी और इसका मजा आएगा लोगों को। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, आप हमारे साथ जुड़े और हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार।